हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एरा ऑफ फिजिक्स पर। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जिस चीज का आपको इंतजार था उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा 12th के फिजिक्स का, उसके फर्स्ट चैप्टर में जो शॉर्ट वन लाइनर जो कॉन्सेप्ट है जो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट में करवाऊं कि आप जब बोर्ड का एग्जाम देने जाओ तो उसमें आपको इनमें से जो शॉर्ट लाइनर है वन लाइन के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि आपको ऐसा कंटेंट डिलीवर किया जाए, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है और हर कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लेना है। और कोशिश हो तो वीडियो के जो नोट्स हैं, जो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, वो जो नोट डाउन भी आपको कर लेने हैं, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं पहले कॉन्सेप्ट के बारे में। पहला कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या कॉन्सेप्ट है हमारा? राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दो प्रॉपर्टी हमें यहां पे बतानी है। तो देखो, दो प्रॉपर्टी, जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं भाई। ये हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज हो गया, हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव से कहां पे जाती हैं? नेगेटिव पे जाती हैं। पॉजिटिव से कहां पे जा रही है? नेगेटिव पे जा रही। पॉजिटिव से चली नेगेटिव पे खत्म, पॉजिटिव से चली नेगेटिव पे खत्म। तो एक प्रॉपर्टी तो इसकी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास इसकी ये हो जाएगी कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर उनकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी। इट इज नॉट पॉसिबल। या इसको देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज इफ दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव टू डायरेक्शन। इट इज नॉट पॉसिबल। ये हम यहाँ पे कह सकते हैं स्टेटमेंट के थ्रू। मैंने आपको बोल के बता दिया है, नोट आप खुद कर लेना, ठीक है ना। दूसरी बात, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात ये समझेंगे कि ऐसा नहीं होता कि भाई नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं आती हैं, ये ओनली पॉजिटिव से कहां पे जा रही है? नेगेटिव की तरफ जा रही। तो ये दो प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है और जो बच्चों के दिमाग में भी होनी चाहिए। तो ये मैंने बता दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो प्रॉपर्टीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। चलो दूसरी पे बात करते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा आज का क्या रहेगा कि वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द एयर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर क्या होती है भाई? 3 इंटू में 10⁶ वोल्ट पर मीटर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द एयर 3 इंटू में 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये एग्जाम में पहले पूछ लिया था भाई, एक बार पूछा था, फिर कभी नहीं पूछा। समझ में आ गई? तो हो सकता है कि इनकी बार पूछ लिया जाए। क्या है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है डायरेक्ट आपको याद रखनी है, 3 इंटू में 10 टू पावर कितना भाई? 6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है भाई। चलो अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की दो प्रॉपर्टीज होती हैं भाई। चार्ज की क्या होती हैं? दो प्रॉपर्टीज होती हैं। यहां पे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दो प्रॉपर्टीज, है ना। अब अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की कोई भी दो प्रॉपर्टी। पहले तो सीधी सी बात आप अपने दिमाग में एक सेट कर लो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कंजर्वेशन किया जा सकता है, मतलब ये भी कह सकते हैं चार्ज इज ऑलवेज बी विल बी कंजर्व्ड, है ना। कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस। बात आई समझ में कि चार्ज को ना तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज को हम ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं भाई, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी फिर से रिपीट कर देता हूं कि चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट नाइदर क्या होता है भाई, नाइदर प्रोड्यूस एंड नॉर डिस्ट्रॉय। इट इज ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर
ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुन लो, चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी हम यहां पे आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं कि चार्ज होता है ना क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है भाई? क्वांटाइज्ड होता है या क्वांटाइजेशन। एक बार पूछा गया था पहले कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसको डिफाइन करना था। अब वहां पे क्या था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लिया कि हम क्यों चार्ज देते हैं ना, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना। ये कह सकते हैं कि चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। आ जाइए भाई साहब, इधर आ जाइए, आ जाओ, आपको इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। आ जाओ, हाँ, करो। आ जाओ, इधर से आना, इधर से आओ। तो ये मेरी मम्मी बर्तन धुलती डोल रही है। आओ इधर। इधर नहीं आएगी। वही देखो बच्चों, ये हमारी माता जी और अभी चाय लेके आई हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं लेके आई। अफसोस, क्योंकि इनको ले लगता है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ। तो आप इनको जरूर बताना कि मैं पढ़ता भी हूँ, इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, आप जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, क्या था भाई कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बता रहा था ना आपको। उसमें क्या था कि चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होगा ना वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्लियर है? नो डाउट। चलो भाई, तो क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है। अब बात आ गई कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव। अब पॉजिटिव कब आता है, नेगेटिव कब आता है, ये आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब क्या कर देता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देता है तो उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और कोई भी ऑब्जेक्ट जब इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है तब उसके पास क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अच्छा, यहीं से एक बात मैं बता दूं कि आगे एक कॉन्सेप्ट और आएगा, मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, ये बात आ जाएगी 1.6 इंटू में 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर तो सबसे कम चार्ज जो हो सकता है ना, वो हो सकता है 1.6 इंटू में 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। बात आ गई समझ में? तो मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू में 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, या आप ये भी कह सकते हो कि इक्वल टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज दे सकते हैं। बात आई समझ में? चलो, अच्छा, यहां से एक तरीके से क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू में 10 टू पावर माइनस 19 का चार्ज होता है ना। तो ये नहीं कह सकते कि 1/2 इंटू में 1.6 इंटू में 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, या इससे ये लिख सकते हैं कि 0.8 इंटू में 10 टू पावर माइनस 19 कूलम चार्ज हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। नहीं हो सकता भाई, है ना। याद रखोगे कि इलेक्ट्रॉन, या फिर याद रखोगे 16 के टेबल में आता है, वो भी हो सकता है। पावर का फंडा मैंने पीछे की प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि पावर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, 100, 200, 400, 500 जैसे भी होता है वैसे आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। क्या हो सकता है, 100 हो सकता है, 100 होगा तो पावर 2 कम हो जाएगी। बात आ गई समझ में? ठीक है ना। इस तरीके से अपने दिमाग में अच्छी तरीके से फिट करके रखना है। पावर का खेल भी खेला जा सकता है भाई, पावर का ही खेल होता है सारा। जिसके पास पावर होती है उसके पास हर चीज होती है, मान लो, है ना। अपने पास भी पावर है। वो कहते हैं ना कि बहाने ना ढूंढ मुझे गलत साबित करने के, कि बहाने मत ढूंढ मुझे गलत साबित करने के, मुझे एक बार बता दे कि कबूल क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये ऐसी हम बताना चाहेंगे उनको जो हमारे लिए क्या करते हैं, बहुत हमारे शुभ चिंतक हैं। चलो बात करते हैं आगे कि प्रोड्यूस नेम ऑफ फील्ड ऑफ चार्ज, है ना, कि चार्ज की वजह से, कौन से चार्ज की वजह से कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होता है।
आज हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो सीरीज चल रही है ना, इसलिए मुझे फिर से रिपीट करना पड़ रहा है ना। अच्छा क्या हो सकता है कि चार्ज किस में हो सकता है भाई, रेस्ट में हो सकता है। चार्ज क्या हो सकता है भाई, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या भी ये भी कह सकते हैं कि नॉन एक्सिलेटेड मोशन, है ना, कि नॉन एक्सिलेटेड मोशन, अत्वरित गति भी इसको बोल देते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। उनको हिंदी की चीजें भी उनको बीच बीच में रिपीट कर दी जाएंगी, हिंदी की चीजें भी उनको बीच में बता दी जाएंगी। अच्छा, तो मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सीलरेटेड मोशन। अच्छा, तीसरा, पहला ये आपका, यहां पे हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि तीसरा मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी था ना, यहां पे क्या हो जाएगी, नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी, या भी इसको ये भी बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा सुनो भाई, जब कोई भी चार्ज जो है जो वो रेस्ट में होता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है भाई। क्या प्रोड्यूस करता है, ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जब कोई भी चार्ज किस में होगा, रेस्ट में होगा। सेकंड बात कर लेते हैं कि मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी या एक्सेलरेटेड, सॉरी नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल टू क्या है भाई, जीरो है। किसको किसी भी प्रकार से घुमाया जा सकता है, खेल ही घुमाने का है। अच्छा, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों प्रोड्यूस होते हैं भाई। क्या क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों प्रोड्यूस किए जाते हैं। तीसरी बात हम कर लेते हैं कि मूविंग विद नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड मोशन, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सेलरेटेड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां पे आएगा जीरो और यहां पे आएगा नॉट इक्वल जीरो, ठीक है भाई। यहां पे नॉट इक्वल आएगा, यहां पे इक्वल टू जीरो आएगा। चलो, तो एक्सेलरेटेड मोशन में क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में ई से डिनोट कर देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी से डिनोट कर देता हूं, एंड एनर्जी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इसको इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। इसको क्या बोल सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इसको बोला जाता है ना। तीन चीजें हो गई हमारे पास, तीनों को मैंने अलग अलग करके एक्सप्लेन कर दिया। आप अपने नोट्स में छाप लेना भाई, जेरोक्स कर देना। मैं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा यहाँ से, फिर से रिपीट होगा, फिर ये कहोगे कि सर बताया नहीं, है ना। तो चीजों को अच्छे से समझ लेना, बाकी मेरे पे छोड़ दो, पेपर आपका यहीं से छपने वाला है, टेंशन की बात नहीं है। चलो, कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, जो नीचे शेप दी गई है। कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट करना है हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं ना, तो यहां पे एक हमें शेप दी गई है। यहां पे हमें दिया गया है कि Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलाम है, और ये Q2 चार्ज है इज इक्वल टू -2 माइक्रोकुलाम है। ये है भाई हमारे पास, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा चलो, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम नेट चार्ज देखेंगे। क्या देखेंगे भाई, नेट चार्ज। गाउस के लॉ के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बात आ रही समझ में। अच्छा,
तो बात आ रही है समझे, फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब समेशन क्यू का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी शेप में या फिर किसी भी क्लोज सरफेस में जितना भी चार्ज प्रेजेंट है पूरे के पूरे चार्ज का सम, है ना। अब अच्छा मेरे को बताओ कि यहाँ पे नेट चार्ज 3 माइक्रोकुलाम, क्या लिखूंगा मैं इसको, Q1 प्लस Q2 लिखूंगा, या इसको बोल सकता हूँ समेशन Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, है ना। ये क्या आ जाएगा 3 माइक्रोकुलाम प्लस माइनस 2 माइक्रोकुलाम। बात आ रही समझ में सभी को, तो 3 माइक्रोकुलाम माइनस 2 माइक्रोकुलाम इज इक्वल टू 1 माइक्रोकुलाम। अच्छा माइक्रोकुलाम इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू पावर माइनस 6 कुलाम, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई 10 टू पावर माइनस 6 कुलाम। अच्छा चलो तो अब थोड़ा सा आगे डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं वैल्यू पुट करूंगा कि फाई इज इक्वल टू, क्या पुट करेंगे भाई, फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू की वैल्यू कितनी है 10 टू पावर माइनस 6 कुलाम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू में 10 टू पावर माइनस 12, 8.854 इंटू में 10 टू पावर माइनस 12 इसकी वैल्यू होती है भाई। ठीक है भाई बच्चों, 8.85 इंटू में 10 टू पावर माइनस 12। ठीक है, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास, यूनिट क्या आ जाएगी भाई, चलो तो फाइव इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, इसकी जो भी वैल्यू इसको कैंसिल वगैरह करवा के आप खुद निकाल लेना, मैं फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देता हूं। क्या आ जाएगा 1.13 इंटू में 1.13 इंटू में 10 टू पावर 5 वोल्ट इंटू में मीटर, वोल्ट इंटू में मीटर। बात आ गई समझ में, ठीक है सर, ये पकड़ा ठीक है भाई बच्चों, क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 1.3 इंटू में 10 टू पावर 5। ये आप खुद देख लेना कि भाई ये आया कहां से है। इसकी यूनिट के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। क्या आ जाएगी इसकी यूनिट, न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर अपॉन में कुलाम स्क्वायर, न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर अपॉन में कुलाम स्क्वायर। ये तो किसकी यूनिट होगी भाई, 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की होगी, लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की, तो वो आ जाएगी कुलाम स्क्वायर इंटू में अपॉन में न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर। ये कहां से आई इसके बारे में भी मैं बताऊं क्या आपको, इसके बारे में भी बताएं क्या, चलो तो सुन लो। डायमेंशन का खेल है, ये खेल हम खेल देंगे 2 मिनट में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो F इज इक्वल टू हमारे पास कुलाम्स लॉ से क्या होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अच्छा F की क्या होती है न्यूटन, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की क्या होती है कुलाम, कुलाम इंटू में कुलाम मतलब कुलाम स्क्वायर, ये क्या होता है मीटर स्क्वायर। अच्छा 4 पाई की कोई यूनिट नहीं थी तो एक बार इसको मैं हटा देता हूं ना, 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसको उठा के यहाँ पे लाओ तो न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा कुलाम स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आई हमारे पास, ठीक है ना। तो इसकी एप्सिलॉन नॉट की अगर यूनिट की बात करेंगे तो इधर भी उल्टा कर देंगे, तो कुलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगी आपके पास एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। क्लियर है भाई सभी को, आज समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं हम। ऐसा कोई न्यूमेरिकल आए तो आप ध्यान से समझ लेना कि भाई क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ। चलो भाई बात करते हैं कि यहाँ पे एक सरफेस दे रखी है, यहाँ पे ये बोल दिया कि भाई सपोज दैट क्या होता 3 माइक्रोकुलाम होता और यहाँ पे होता -3 माइक्रोकुलाम। अब इससे जो फ्लक्स जा रहा है यहाँ पे मेरे को बताओ 1 +3 1 -3, नेट चार्ज क्या हो गया, नेट चार्ज हमारे पास यहाँ पे हो गया 0। अब चार्ज 0 हो गया तो भाई आप मुझे ये बता दो कि यहाँ पे क्या आ सकता है आपके पास, चार्ज 0 हो गया तो फ्लक्स क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। चार्ज 0 हो गया तो फ्लक्स भी 0 आएगा ना, ऐसा कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट हमारा है अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द होलो स्फीयर। क्या कॉन्सेप्ट भाई, कि एक होलो स्फीयर है, खाली है, बिल्कुल मेरे दिल की तरह एक खाली होलो स्फीयर है, और उसमें हम यहाँ पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा।
तो चलो होलोस्फीयर की बात कर लेते हैं। ये होलोस्फीयर हो गया, इसकी ये रेडियस है क्या है कैपिटल आर, और इससे आर डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है, पॉइंट पी है, और ये डिस्टेंस आपके पास स्मॉल आर, ये डिस्टेंस क्या है भाई, स्मॉल आर है, छोटा आर, छुटका, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो बात करेंगे हम आउट की, एक बात करेंगे हम सरफेस की, और एक बात करेंगे हम इनकी। बात आ गई समझ में? ठीक है भाई। अच्छा, आउट में हमारे पास यहां पे हो जाएगा के, क्या हो जाएगा भाई, केपी अपॉन में आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, केपी अपॉन में आर स्क्वायर। होलो स्फीयर में जब हम बात करेंगे क्या हो जाएगा भाई, के क्यू, सॉरी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर स्मॉल आर। आउट की बात करेंगे के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। सरफेस पे देखो यहाँ पे जैसे जैसे इधर खिसकता जाएगा तो इस पॉइंट के ऊपर आएगा, जैसे ये सरफेस है ना, तो इस पॉइंट के ऊपर तो दोनों के दोनों इक्वल ही रहेंगे। बात आ रही समझ में? अच्छा, मतलब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ रही है कि जहां पे जब ये पॉइंट पी यहाँ पे आ जाएगा तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसी स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर पुट कर दिया, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। लेकिन इस पी को जब मैं यहाँ पे ले आता हूं किसी पॉइंट पे अंदर, अंदर ले आए, कहां पे ले आए, अंदर ले आए, मतलब किस क्या कंडीशन हो गई, जब स्मॉल आर जो है वो क्या हो गया, कैपिटल आर से छोटा हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि जरूरी नहीं है भाई, इस चीज के लिए वो बाधित नहीं है कि आपको वो यही बोले कि भाई इंटरनल पॉइंट पे कोई बताओ, नहीं, वो ये भी दे सकता है कि आर जब छोटा है कैपिटल आर से, तो आपको ये समझना है कि ये पॉइंट कहां पे होगा, इंटरनल, अंदर होगा, अंदर, ठीक है। अब अंदर यहां पे चार्ज ही नहीं है, ये भाई होलो स्फीयर है। अब ये सरफेस है, चार्ज कहां पे आएगा, ओनली सरफेस पे, अंदर से तो खाली पड़ा है, अंदर से तो खाली पड़ा है ना, जब वहां पे चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा, बड़ी समस्या की बात है। क्या भाई, बड़ी समस्या की बात है, जब वहां पे चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या खाक बनेगा, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको बता देता हूं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस एंड इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पे और एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल की वजह से हमें बताना है कि यहाँ पे रेशियो क्या होगा। तो ई एक्सिस की बात करते हैं जब हम, तो वो होता है 2kp अपॉन में आर क्यूब, ठीक है ना, और जब हम इक्वेटोरियल की बात करते हैं तो वो होता है kp अपॉन में आर क्यूब। बात आ रही समझ में? तो आपको बोले कि ई ए अपॉन में ई ए अपॉन में ई आर आओ ए अन। बात देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं भाई, इक्वेटोरियल, सॉरी, एक्सिस और इक्वेटोरियल का रेशियो पूछे, तो एक्सिस क्या, एक्सिस को ऊपर रखना है 2kp अपॉन में आर क्यूब अपॉन में kp अपॉन में आर क्यूब, तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, केपी से केपी कैंसिल, रेशियो आ जाएगा पास आपके पास 2 अपॉन में 1। मतलब मैं बात करूं कि एक्सिस रेशियो इक्वेटोरियल इक्वल टू होगा 2:1। बात आ रही समझ में? अच्छा, दूसरी बात करते हैं कि आपके पास पूछे इक्वेटोरियल और एक्सिस का, पहले इक्वेटोरियल बाद में एक्सिस, तो वो हो जाएगा kp अपॉन में आर क्यूब, 2kp अपॉन में आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब, केपी से केपी, तो क्या आ जाएगा आपके पास भी ई इक्वेटोरियल अपॉन में एक्सिस इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2। तो ई इक्वेटोरियल रेशियो ई एक्सियल इज इक्वल टू 1:2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आई भाई बच्चों, है ना? तो ये चीज आपको समझनी है कि यहां से रेशियो पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने दोनों तरीके से आपको निकाल कर बता दिया कि किसका और किसका पूछता है। ध्यान से इसको समझ लेना, ध्यान से समझ लेना। चलो आगे बात करते हैं। अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं तो वो है 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल आर केप्ट इन ए क्यूब, द फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब। क्या करें कि एक क्यूब है, क्यूब मान लो, चाहे एक स्फीयर मान लो, एक स्फीयर मान लो ये, ठीक है। इसके अंदर क्या रखे हैं, 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे हैं, 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे हैं। कहां पे रखे हैं भाई? 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल किस पे रखे हैं? एक होलो स्फीयर के अंदर रखे हुए हैं।
है ना। तो ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं कि एक स्फीयर है, इसके अंदर क्या रखे 5 इलेक्ट्रिक डायपोल रखे। अब डायपोल क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि एक चार्ज होता है ये, यहाँ पे होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है ये, यहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अब डायपोल का नेट चार्ज जब हम देखेंगे ना, नेट चार्ज, तो डायपोल का नेट चार्ज हमें मिलता है 0, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है, लेकिन प्रॉपर्टी इसकी जो नेचर है वो अपोजिट है, तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कंप्लीटली क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे नेट चार्ज 0। अब 1 रख दो, 10 रख दो, करोड़ रख दो, 1000 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी डायपोल रखे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट चार्ज जो है वो Q इक्वल टू 0 होगा। Q इक्वल टू 0 होगा तो फ्लक्स फाई की वैल्यू भी कितनी होगी भाई 0 होगी। फ्लक्स भी यहाँ पे आपका 0 रहने वाला है, चार्ज 0 है तो फ्लक्स भी 0 है। चलो अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं डायमेंशन एंड यूनिट के बारे में। 3 चीजों, डायमेंशंस एंड यूनिट। पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, डायपोल मोमेंट। भाई ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैं फिर से बता देता हूं आपको। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल जिसको बोल दे, ये क्वेश्चन मेरे को बार बार पता नहीं ऐसा लग रहा है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान से इसको समझ लेना। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू लिखते हैं हम F अपॉन में Q। क्या लिखते हैं भाई F अपॉन में Q। बात आ रही समझ में। तो यहां से मैं जब इसकी यूनिट की बात करूं तो क्या होती है न्यूटन पर कूलम। क्या होती है भाई न्यूटन पर कूलम। दूसरी एक यूनिट और होती है भाई इसकी, दूसरी एक यूनिट और होती है, वो क्या होती है वोल्ट पर मीटर। क्या होती है भाई वोल्ट पर मीटर। ये भी आपको ध्यान से समझ लेना है ना। ये यूनिट भी होती है, ये इसको क्या रख दो रिजर्व में रख दो, इसको साइड में रखो, इस पर न्यूटन अपॉन में कूलम इसकी यूनिट होती है। चलो डायमेंशन की बात करें, डायमेंशंस की बात करते हैं इसकी। तो अच्छा न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है m1 l1 t-2, m1 l1 t-2, और कूलम की डायमेंशन होती है a1 t1। क्या होती है भाई a1 t1, a1 है भाई, हम तो क्या है a1 है। अच्छा ऊपर ले जाओ इनको, ऊपर ले जाएंगे तो t1 क्या हो जाएगा m1 l1 t-3 a-1। ये डायमेंशन हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, है ना। ए ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो गया, और टी ऊपर गया तो ये -2 पहले से था, एक ये भी जाके नेगेटिव हो जाएगा तो -3 बन जाएगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, फ्लक्स की यूनिट की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है फ्लक्स क्या होता है। फाई इज इक्वल टू होता है ईडीएस। क्या होता है ईडीएस कोस थीटा। अब थीटा की कोई यूनिट डायमेंशन होती नहीं तो इसको हटाओ, ओनली क्या हमारे पास ईडीएस है ना, या फिर ईएस इसको बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा तो सुनो ध्यान से कि इसकी यूनिट क्या होती है भाई न्यूटन अपॉन में कूलम होती है, और इसकी क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट तो इसकी होगी न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर पर कूलम, एक यूनिट तो ये हो गई। दूसरी यूनिट की मैं बात कर लूं, यहाँ पे दूसरी यूनिट की हम बात करते हैं, तो दूसरी यूनिट देखो वोल्ट पर मीटर भी तो है इसकी, किसकी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई की, वोल्ट पर मीटर। और ये एरिया है एस, इसकी क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो वोल्ट इंटू में मीटर भी इसकी यूनिट होती है। और ये यूनिट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वोल्ट पर इंटू में मीटर। वोल्ट पर मीटर किसकी बताई मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और वोल्ट इंटू में मीटर बताई मैंने किसकी, फ्लक्स की, है ना। और वोल्ट इंटू में मीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूं वोल्ट इंटू में मीटर। अब इसकी डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। इधर हम कर लेंगे डायपोल की, इधर बता देते हैं ना डायमेंशन। डायमेंशंस देख लो इसकी, डायमेंशन क्या होगी भाई, इंटेंसिटी की डायमेंशन पे आओ। इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या है m1 l1 t-3 a-1, m1 l1 t-3 a-1। अच्छा ये s है, ये s है ना भाई, s का मतलब बताएंगे आपको थोड़े दिन बाद, ठीक है। इनटू में s का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मतलब इसकी क्या हो जाएगी l2। क्या हो जाएगी l2। तो चलिए बात करते हैं कि क्या आ जाएगा m1, देखो एक यहाँ पे 2 यहाँ पे, कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, t-3
a-1। बात आ गई समझ में? तो ये डायमेंशन किसकी आ गई? फ्लक्स की डायमेंशन आ गई। ये डायमेंशन किसकी आ गई? फ्लक्स की डायमेंशन यहाँ पे आ चुकी है। अच्छा, डायपोल की डायमेंशन की भी तो बात करनी है हमें। डायपोल होता है P इक्वल टू क्यू डी, ये मैं पहले भी बता चुका हूं भाई। क्यू डी या 2a क्यू या क्यू डी, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है? डिस्टेंस है। इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो कूलाम इंटू में मीटर, मैंने कल परसों भी बताई थी। क्या होती है भाई? कूलाम इंटू में मीटर इसकी यूनिट होती है। तो इसकी डायमेंशन के बारे में बात करें, डायमेंशंस के बारे में बात करें तो डायमेंशन, कूलाम की डायमेंशन होती है A1 T1 और L, मीटर की डायमेंशन होती है L1। तो फाइनली हमारे पास डायमेंशन आ गई L1 A1 T1, ठीक है ना। ये आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। M1 A1 सॉरी L1 A1 T1 तीनों की तीनों एक आ जाएगा। तो ये आई हमारे पास डायमेंशन। चलो अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें। 2-3 कॉन्सेप्ट और बचे हैं जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं। 4 नंबर का आएगा आरबीएससी बोर्ड में, चैप्टर नंबर फर्स्ट। कितने नंबर का? 4 नंबर का आपके आरबीएससी बोर्ड में आएगा। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पहले भी बता चुका हूं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर, दोनों के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यूनिट और डायमेंशन मैंने बता दी। एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसके डायमेंशन मैं पहले बता चुका हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? अच्छा, फाई इक्वल टू गाउस लॉ से हमें पता है समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बात आ रही समझ में भाई? अच्छा, अब समेशन क्यू की वैल्यू हमें क्या दी है? 1 कूलाम। यूनिट चार्ज का मतलब क्या होता है भाई? 1 कूलाम होता है। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू फ्लक्स इक्वल टू होगा 1 कूलाम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। या इसको बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन की पावर -1 या 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों के दोनों क्या होंगे भाई? चार्ज होंगे। दोनों के दोनों फ्लक्स होंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से। यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये आपका फ्लक्स रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब आपको पहले ही बता चुका हूं। अब लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा बचा है और वो कॉन्सेप्ट है हमारा टॉर्क ऑन ड्यू टू डायपोल, है ना। एक डायपोल के कारण जो टॉर्क है वो क्या होगा, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट आज का बचा हुआ है कि टो जो होता है वो उसको क्या कहते हैं भाई? टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। टॉर्क ऑन डायपोल, टो इज इक्वल टू क्या होता है? पी वेक्टर इंटू में ई वेक्टर। क्या होता है भाई? पी वेक्टर इंटू में ई वेक्टर। पी क्या है? यहाँ पे डायपोल मोमेंट है। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, ठीक है ना। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब दोनों का जो है ना वो क्या? क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है? टॉर्क होता है। तो टो वेक्टर इज इक्वल टू, जैसे मैं क्रॉस हटाऊंगा तो हमारे पास आएगा पी ई साइन थीटा। आपको पता होगा कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की जगह पे क्या लिखते हैं हम? साइन थीटा लिखते हैं। अब हमारे पास 3 कंडीशन है जो एग्जाम में पूछने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दूसरी कंडीशन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और तीसरी कंडीशन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 कंडीशन हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है भाई। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। देखो क्या हो जाएगी, थीटा जब 0 होगा, थीटा जब 0 होगा तो साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है बच्चों? बोलो भला, क्या होती है? 0। साइन 0 की वैल्यू 0। तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी भाई? 0 होगी। टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये आता है हमारे पास साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी है? 1 होती है। तो टो इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? पीई, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरी कंडीशन आती है कि हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कितना आता है? 180 डिग्री होता है। थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, 0 इज इक्वल टू साइन 0 कितना था? 0 था। अब यहाँ पे साइन 180 ये भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। साइन 180 भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास टो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दैट इज मिनिमम वैल्यू। क्या भाई? मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एक के चैप्टर से जो 1 लाइनर क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं
वो यहीं से उठकर आने वाले हैं, है ना। यहीं से, इस वीडियो से आपको 1.5 नंबर के क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाएंगे, हो सकता है और होगा भी नहीं। एक वीडियो और आएगी जिसमें हम एक के चैप्टर के जो लेंथी क्वेश्चन है, जो से क्या बोलते हैं उसको, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स है छोटे मोटे, किस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बन सकता है, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। अब ध्यान से वीडियो को देखना है, देखना आपका काम है, बढ़ाना मेरा काम है। इस तरीके से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब करने वाला काम तो आपको पता ही है, ठीक है ना। और बाकी कोई मिस्टेक हमसे हुई नहीं है, बाकी हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट सेशन में हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। ओके, थैंक यू।